बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली अवान है। आज हम डायबिटीज़, एंडोक्राइन और हाइपरटेंशन के ऊपर बात करेंगे। डायबिटीज़ दो तरह की है। शुरू से हम अपने लेक्चर्स में बयान कर रहे हैं कि टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो है जो बच्चों में शुगर है और उनको इंसुलिन लेनी है। टाइप 2 वो है जो बड़ों की शुगर है और उन्होंने गोली लेनी है। हमारी ये एक और बदकिस्मती है। वी आर अ वेरी अनफॉर्चुनेट नेशन कि हमारे टाइप 2 में भी जाते ही पहले दिन या दूसरे दिन इंसुलिन शुरू कर दी जाती है। आज का ख़ुसूसी लेक्चर हमने इस चीज़ के ऊपर रखा है कि अगर हम डायबिटीज़ की गाइडलाइंस देखते हैं कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी की गाइडलाइंस और यही गाइडलाइंस कमोबेश यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ की भी हैं और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की भी हैं, और पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं कमोबेश वो भी यही हैं। वो हमें गाइड करती हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड गोल, हर बंदे की दवाई अपनी है। एक छड़ी से हर एक को ना हाँकें। हर मरीज़ के लिए दवाई उसकी जिस्म के मुताबिक, उसकी सेहत के मुताबिक, उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस के मुताबिक होगी। तो सबसे पहला हमने करना है कि HbA1c को 6.5 पे लेके आना है या इससे नीचे लेके जाना है। 7 तक हम कहते हैं ठीक है, लेकिन आइडियल 6.5 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोथेरेपी, अगर एक गोली लिखनी है किन लोगों में जिनमें नई नई शुगर तशखीस हुई है। अब एक बंदा 5 साल की शुगर लेके आता है कि मुझे एक गोली लिखें, उसको एक गोली नहीं लिख सकते। तो मेटफॉर्मिन जो कि ग्लूकोफेज है, ये टॉप ट्रेंड रहा है पिछले 30 साल से, लेकिन अब चेंज हो रहा है। व्हाट वी हैव न्यू इन आवर आर्मामेंटेरियम इज सोडियम ग्लूकोज इनहिबिटर्स। ये नई दवाई है, एम्पाग्लेफ्लोजिन डेपाग्लेफ्लोजिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। पहली दवाई भी ये शुरू की जा सकती है। और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, पहली दवाई ये भी शुरू की जा सकती है। हमें अपने मरीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चूज़ करना कि किस मरीज़ ने कौन सी दवाई खानी है। एक मरीज़ बहुत मोटा है, 150 किलो का है, तो उसमें GLP-1 पहली दवाई बन जाएगी। एक बंदा जो है वो नॉर्मल वेट का है और मैदे का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार है, तो उसमें सोडियम ग्लूकोज इनहिबिटर्स हमारी पहली दवाई बन जाएगी। एक बंदा ऐसा है जिसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन वो मैदे की वजह से भी दवाई नहीं खा सक रहा और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, तो उसमें पहली दवाई DPP-4 इनहिबिटर्स बन जाएगी। इसी तरह थायाजोलिडीन डायोन्स पहली दवाई पायाग्लिटाजोन बन सकती है। अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर्स, कार्बोज इनहिबिटर्स, ग्लूकोबे पहली दवाई बन सकती है। और सल्फोनाइल यूरियाज भी पहली दवाई बन सकती है। कॉशन क्या है कि TZDs अगर लिखनी है तो दिल के मरीज़ में ये देखना है कि हार्ट फेलियर का पेशेंट तो नहीं है। नॉर्मल दिल की तकलीफ़ या कोरोनरी वेसल पेशेंट्स में ये दवाई बिल्कुल सेफली लिखी जा सकती है। अगर हार्ट फेलियर है या इंजेक्शन फ्रेशन कम है तो फिर इसके ऊपर तवज्जो करनी है। और सल्फोनाइल यूरियाज के साथ बहुत ध्यान ये रखना है कि पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा, डाइनिल, ग्लिमिप्राइड, ग्लाबेनक्लामाइड, इनके साथ में शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, इसके ऊपर तवज्जो रखनी है। अगर एक दवाई काम नहीं कर रही तो हमें 2 दवाइयों के ऊपर जाना पड़ेगा। मेटफॉर्मिन या फर्स्ट लाइन में से जो चूज़ किया है उसमें दूसरी दवाई ऐड करेंगे, यानी फिर हमारे पास चॉइस आ गई कि हम एक ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन ऐड कर सकते हैं, या पायाग्लिटाजोन मेटफॉर्मिन ऐड कर सकते हैं, या सल्फोनाइल यूरिया और सोडियम ग्लूकोज इनहिबिटर ऐड कर सकते हैं। तो 2 गोलियाँ आ गई। आप देखिए इसमें बेसल इंसुलिन विद कॉशन। कॉशन क्या है कि शुगर लो कर सकती है, वज़न बढ़ा सकती है। तो हमारे पास 7 और चॉइसेस हैं। जो लोग 2 गोलियों पे ठीक नहीं हुए उनके लिए ट्रिपल थेरेपी है। ट्रिपल थेरेपी में फिर 2 गोलियों में तीसरी गोली को रिकमेंड किया गया है। ये ग्रीन का मतलब है कि ये प्रेफर्ड है। ग्रीन का मतलब है कि ये मोटे लोगों में टाइप 2 में प्रेफर्ड चॉइस है। यानी आखिरकार हमें जाना पड़ेगा सोडियम ग्लूकोज इनहिबिटर्स के ऊपर में, मेटफॉर्मिन के साथ, पायाग्लिटाजोन के साथ, DPP-4 इनहिबिटर्स के साथ। तो 4 दवाइयों तक हम पेशेंट में सेफली जा सकते हैं शुगर काबू करने के लिए इंसुलिन पे जंप करने से पहले। इस दौरान में हमारे पास बेसल इंसुलिन की विंडो खुली हुई है, वो हम कभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो 70-30 या R और N इंसुलिन है, इसका कहीं गाइडलाइंस में जिक्र नहीं है। अगर आप देखें कि पहले तीनों स्टेप्स में गाइडलाइंस में नहीं है, ये मैंने गाइडलाइंस नहीं बनाई, ये एज इट इज़ एस की गाइडलाइंस हैं जिनको हमने लार्ज करके प्रिंट करा हुआ। अगर पेशेंट्स में HbA1c 9 से ऊपर है तो स्टार्ट ही हम ड्यूल या ट्रिपल थेरेपी पे कर सकते हैं। जो कि हमारा मरीज़ 270-280 से ज़्यादा शुगर लेके आता है तो हमें उसे शुरू में एक गोली दे के 3 महीने इंतज़ार नहीं करना, हमें उसको शुरू ही ड्यूल या ट्रिपल थेरेपी से करना है। या अगर सिम्टम्स उसके वर्सन है तो ये वो मरीज़ हैं जिनके अंदर इंसुलिन प्लस अदर एजेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। तो ये वो ख़तरनाक मरीज़ हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा रॉकेटेड है। उन लोगों में हम इंसुलिन के साथ में फिर वही 3 गोलियां
या 4 गोलियों का कम्बिनेशन साथ में देने पे मजबूर हैं। अगर ये सारी इंटेंसिफाई होके आपकी ऐड और इंटेंसिफाई इंसुलिन वाली स्टेज पहुंच गई है, जहाँ पे 4 या 4 से ज़्यादा दवाइयाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, परहेज़ और स्ट्रेस रिलीवर और सब कुछ मिलके भी शुगर काबू नहीं कर रहा, तो फिर इंसुलिन है। फिर इंसुलिन को ऐड करने से हमें नहीं घबराना। लेकिन अगर एक बंदा नॉर्मल शुगर कंट्रोल के साथ में बिला वजह इंसुलिन लगाई जा रहा है, तो उसके लिए खुशखबरी ये है कि अब अमेरिकन गाइडलाइंस में, यूरोपियन गाइडलाइंस में उसको इंसुलिन की रिकमेंडेशन नहीं है। जो ख्याल था कि हम गुर्दों की हिफाजत के लिए इंसुलिन लगा रहे हैं, तो गोली गुर्दों की हिफाजत ज़्यादा कर रही है। जो ख्याल था कि इंसुलिन शुगर के लिए ज़्यादा अच्छी है, ये ख्याल गलत था, क्योंकि इंसुलिन से वज़न बढ़ता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो एनाबॉलिक है, एंटी कैटाबॉलिक है, ये वज़न बढ़ाता है। हम इन गाइडलाइंस को अपनी डेली प्रैक्टिस में अगर अडॉप्ट करते हैं, तो हमें आपकी इलाज में और आपको अपने डॉक्टर के साथ एक ताल्लुक़ में मजबूती मिलेगी। अल्लाह का ज़्यादा शुक्रगुज़ार होने का मौका मिलेगा। हम मीठा का मुनासिब इस्तेमाल कर सकेंगे, फल और मेडिटेरेनियन डाइट की तरफ आएंगे, चिकनाई वाली चीज़ें छोड़ेंगे, परहेज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दवाई लेंगे और इंशाल्लाह अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे। आवर मैसेज टू आवर पेशेंट हैज़ ऑलवेज बीन डिफीट डायबिटीज़ राइट एट इट्स डोर स्टेप। शुगर को घुस के मारना है, इसको ख़त्म करना है, इसको ठीक करना है। एंड द सेकेंड मैसेज इज़ वी ब्रिंग द स्वीटनेस बैक टू योर लाइफ। हम बैठे हुए हैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ और मिठास वापस लाने के लिए। ये मेरा एक पुराना चार्ट है, अब इसका रंग रूंग भी उड़ गया। 2014 में जब स्पेशलाइजेशन के लिए हम अमेरिका में थे, तो ये उस वक्त प्रिंट किया था कि इंसान जो भी कुछ खाता है वो आंतड़ियों से जज़ब होकर जिगर में जाता है। चाहे वो चीनी खाए, चाहे वो रोटी खाए, चाहे वो चावल खाए, चाहे वो गोश्त खाए, चाहे वो जूस पिए, कुछ भी जो इस्तेमाल करता है, बॉडी के अंदर करेंसी ग्लूकोज है, आंतड़ियों से चूस के वो ग्लूकोज की शक्ल में जिगर में जाता है। अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो वो मसल्स बन जाएंगे, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो फैट बन जाएगी। जैसे जैसे फैट बढ़ती जाती है, इंसुलिन को काम करने की जगह कम होती जाती है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमारे मुल्क में शुगर की बेसिक वजह यह है कि हम खाने के ऊपर तो पूरी तवज्जो रखते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के ऊपर तवज्जो नहीं रखते। तो हमारी आंतड़ियाँ, हमारा जिगर चर्बी बनाते हैं, चर्बी जिस्म में डिपॉजिट होती है, हमारा वज़न बढ़ता है। उस वज़न बढ़ने के साथ हम और ज़्यादा बैठ जाते हैं, और ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, और ज़्यादा खाते हैं, और ज़्यादा मोटे होते जाते हैं। मोटापा गुनाह, बदअज़तर गुनाह वाला हाल हो चुका कि हमें अपने वज़न को कंट्रोल रखना है, हेल्दी एक्सरसाइज के साथ, डाइट कंट्रोल के साथ, और इस लिवर को, जिसका काम था कि उस चीनी को उसने पहुंचाना है मसल्स में विद आवर एक्सरसाइज, इस काम से रोकना है कि वो जिगर की चर्बी बनाए और जिस्म के अंदर चर्बी बनाए। मेडिसिन्स के बारे में कोई बाय नेम अभी हमने बात नहीं की इस लेक्चर में। हमारा पैगाम आज के लेक्चर में सिर्फ यह है कि डायबिटीज़ के बारे में पता हो कि शुगर है क्या, टाइप 1 और टाइप 2 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जिस तरह हम कहते हैं फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल करवाएं, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़ करवाएं, एंटी गैड65 एंटीबॉडीज़ कराएं, ZN8 जिंक ट्रांसपोर्टर एंटीबॉडीज़ करवाएं। तो ये प्लीज़ छोटे बच्चों में, मोटापे वाले में, एक बच्चा अगर 8 या 10 साल का शुगर का शिकार हो गया और उसका जिस्म 60, 70, 80 किलो का मोटापा है, तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। वो टाइप 2 इन किड्स वाला बच्चा है। अब इंग्लैंड में 2.5 साल के बच्चों में टाइप 2 डायग्नोज हुई है। इसी तरह मूडी के लिए वर्कअप करना पड़ेगा, लाडा के लिए। ये टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि हमारी कौन सी किस्म है और इसका इलाज गाइडलाइंस में किस कैटेगरी में आता है। हमने 1 दवाई लेनी है, 2 दवाई लेनी है, 3 दवाई लेनी है, या 3 दवाइयों के फेलियर के बाद चौथी दवाई लेनी है और बेजल इंसुलिन लेनी है, या इन 5 के फेलियर के बाद इंसुलिन 70-30 पे जाना है। इसमें कहीं भी आप देखें कि ओब्लीक करके इलाज नहीं है कि अगर आपने इंसुलिन शुरू कर लिया तो ये तीनों या चारों चीज़ें ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लस है, आपने जो पहले दवाई ली है वो अपनी जगह चलेगी, आपने जो दूसरी दवाई डाली है वो अपनी जगह चलेगी, तीसरी दवाई डाली है वो अपनी जगह चलेगी, चौथी दवाई डाली है वो अपनी जगह चलेगी। अब कुछ नई दवाइयाँ, एक बड़ी मज़ेदार सी बात, ब्रोमोक्रिप्टिन, जो आज तक सिर्फ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के लिए इस्तेमाल होती थी, FDA अप्रूव्ड है, ऑलमोस्ट इसका अप्रूवल हो चुका है, पार्लोडिल के नाम से है। तो हमारे पास अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किस्म की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिसमें से हमने कोई सी 4 या 5 ज़रा सी एग्जैजरेशन है, लेकिन हमारे लोग ज़रा खुराक ज़्यादा खाते हैं तो 5 पे अल्फ़ा कार्बोज भी ऐड करना पड़ता है।
4 दवाइयाँ तक सेफली हम चूज़ कर सकते हैं। हमारी प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि शुगर काबू हो जाती है। शुगर काबू होना एक अमल है, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को काबू करना दूसरा अमल है। अपनी आंखों का रेगुलर मुआयना, गुर्दों का रेगुलर मुआयना, दिल की हिफाजत और ब्लड प्रेशर और शुगर की ये जो दोस्ती है, इसको तोड़ते हुए शुगर और बीपी को काबू रखना है, ताकि अच्छी ज़िंदगी और अच्छा बुढ़ापा और अच्छी ज़िंदगी के साथ में अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में ज़िंदा रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।